हेलो स्टूडेंट्स, मैं नयन वाशने स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म ब्लिस एकेडमी पर, वेयर वी प्रोवाइड एजुकेशन विद ह्यूमिलिटी। आई होप आप सभी अच्छे हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एएमयू एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। इस लेक्चर के अंदर मेनली हम ऐसे पर्सन्स एंड प्लेसेस के बारे में बात करेंगे जो कि अक्टूबर 2022 के अंदर सुर्खियों में बने रहे। तो आप वीडियो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिनकी अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर के महीने में डेथ हो गई। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे ऑबिचुरीज की। अब ऐसे तो कई सारे लोग थे जो कि फेमस भी हुए जिनकी डेथ हुई अक्टूबर के महीने में, लेकिन अब की बार अक्टूबर में केवल एक ही पर्सन हम यहाँ पे याद रखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। वो थे आपके मुलायम सिंह यादव। ठीक है, यानी कि जो मुलायम सिंह यादव जी थे ये बेसिकली अक्टूबर में पास अवे हो गए, जो कि फाउंडर थे समाजवादी पार्टी के। अगर हम मुलायम सिंह जी के बारे में बात करते हैं तो एक छोटी सी जो विलेज है सैफई करके, जो कि इटावा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती है, इनका जन्म वहाँ पर हुआ था। शुरुआत में ये बेसिकली एक ट्रेंड रेसलर थे, बाद में जाके इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट किया 1967 में, और समाजवादी पार्टी की फॉर्मेशन कर दी 1992 में जाके। मुलायम सिंह यादव जी जो हैं ये बेसिकली 3 बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के तौर पे सर्व कर चुके हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के तौर पे 1996 से 1998 के बीच में काम किया, और ये अब तक 10 बार एमएलए और 7 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जा चुके हैं। ठीक है, तो मुलायम सिंह यादव जी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मुलायम सिंह यादव जो है वो किस पार्टी के फाउंडर थे। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज के जो कि अक्टूबर के महीने में आते हैं। तो डेज तो वैसे भी काफ़ी हैं, लेकिन एक जो डे है यहाँ पर आप याद रखना, जैसे वर्ल्ड टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर डे जो होता है इसको अक्टूबर 5 को मनाया जाता है, ताकि जो टीचर्स हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट्स की लाइफ में उसको ऑनर किया जा सके। 2022 का जो ये वर्ल्ड टीचर डे था इसकी थीम थी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगेन्स विद द टीचर्स। ठीक है, एग्जाम में कई बार जैसे आप डेज तो याद रखते हैं किस डे को मनाया जाता है, लेकिन कई बार आपसे थीम भी पूछ ली जाती है कि इस साल की थीम क्या थी। तो इस साल जो वर्ल्ड टीचर्स डे बनाया गया 2022 के अंदर, इसकी जो थीम थी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विद टीचर रही। जो वर्ल्ड टीचर डे है इसको 1944 से अब तक मनाया जा रहा है। इसको यूनेस्को ने रिकमेंड किया था। अक्टूबर 5 1996 को जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड द कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम यूनेस्को कहते हैं, इसने एक रिकमेंडेशन साइन करी थी स्टेटस ऑफ टीचर्स को लेके। फिर आगे जाके इसी स्टेटस को सुधारने के लिए वर्ल्ड टीचर्स डे करके एक पूरे वर्ल्ड में डे सेलिब्रेट किया जाने लगा, ताकि जो टीचर्स का स्टेटस है वो थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, अब देखिए जैसे अभी हमने वर्ल्ड टीचर्स डे को तो डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे दो एक्रोनियम्स और यूज हो गए, जैसे एक आईएलओ है और एक यूनेस्को है ना। तो एग्जाम में आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो जब हम ये करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आपके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो हर एक चीज़ जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसको ध्यान से पढ़ेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। तो हम बात करते हैं कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट्स की जो कि अक्टूबर के महीने में करे गए। इसमें सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट हम याद रखेंगे वो ललित भासिन का है। ललित भासिन को अपॉइंट किया गया है एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का। ठीक है, यानी कि आईएसीसी जो है इसके प्रेसिडेंट के तौर पे ललित भासिन को अपॉइंट किया गया है। ललित भासिन जो है बेसिकली एक बिजनेसमैन, साथ ही साथ इनका जो सोशल सर्किल है वो काफ़ी बड़ा है। भासिन वॉज द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईएसीसी। भासिन जो है 54th नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं प्रेजेंटली आईएसीसी के, जो कि सेटअप करी गई थी अक्टूबर 1968 के अंदर। और ये आपने अपनी हिस्ट्री की बुक में भी इसके बारे में पढ़ा है जब हम ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट पर्टिकुलर पढ़ते हैं। और प्रेजेंटली इसका जो हेडक्वार्टर है आईएसीसी का ये मुंबई के अंदर मौजूद है। अगर भासिन की बात करें तो ये क्लोजली एसोसिएटेड है इंडिया एपिक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है,
और वहाँ पे चेयरमैन के तौर पे लीगल कमेटी में भी काम कर चुके। तो मेनली आप याद रखिएगा कि जो ललित भासन है ये एक नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पे चुने गए हैं इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के। इनके बाद जो सेकंड पर्सन आप याद रखिएगा ये है अब्दुल लातिफ राशिद। इनको इराक का प्रेसिडेंट के तौर पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, ही इज अ ब्रिटिश एजुकेटेड इंजीनियर एंड सर्व्ड एज द इराकी मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि इससे पहले ये मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्स के तौर पे 2003 से 2010 के बीच में इराक के अंदर काम कर चुके हैं। साथ ही साथ ये सीनियर एडवाइजर भी रह चुके हैं प्रेसिडेंट के। इसके अलावा ये मेंबर हैं पैट्रियोटिक यूनियन ऑफ कुर्दिस्तान, जिसको पीयूके कहते हैं वहाँ पर। ठीक है, मतलब इस पार्टी के मेंबर थे जो कि आगे जाके क्या बने, अब प्रेसिडेंट बन चुके हैं इराक के। इनके बाद थर्ड पर्सन जो आप याद रखिएगा वो रॉजर बिन्नी है। रॉजर बिन्नी प्रेजेंट में नए प्रेसिडेंट चुने जा चुके हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि जो बीसीसीआई जो कि इंडिया में क्रिकेट को रन करता है, इसके प्रेसिडेंट के तौर पे रॉजर बिन्नी को चुना गया है। रॉजर बिन्नी से पहले जो सौरभ गांगुली थे ये बेसिकली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा जो जय शाह है इसको दोबारा से री इंडक्ट कर दिया गया है सेक्रेटरी के तौर पे बोर्ड के। वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे राजीव शुक्ला यहाँ पे हैं। जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पे देवजीत साइका करके हैं। बीसीसीआई के ट्रेजर के तौर पे आशीष शेलार करके हैं। आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल है उसके चेयरमैन अरुण सिंह हैं। ऐसी आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के जो मेंबर हैं उसमें अभिषेक दालमिया और एपिक्स काउंसिल के मेंबर एम खैरुल जैमुल मजुमदार है। तो मेनली आप देखिए क्या याद रखिएगा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। एक तो रॉजर बिन्नी के बारे में याद रखिए कि रॉजर बिन्नी क्या है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं। जय शाह को याद रखिए, जय शाह क्या है, सेक्रेटरी हैं और आईपीएल के जो गवर्नर हैं। ठीक है, यानी कि आईपीएल के जो गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन हैं जिनका नाम है अरुण सिंह धूमल। ये तीन चीज इस पार्ट में आप मेनली याद रखेगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पर्सन का अपॉइंटमेंट यहाँ पे हुआ है ये ऋषि सुनक है। ठीक है, ऋषि सुनक जो है प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर है यूनाइटेड किंगडम के। प्रीवियस लेक्चर के अंदर जहाँ पे हमने सितंबर में करंट अफेयर्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर, वहाँ पे हमने आपको लिस टॉरस के बारे में बताया था। तो जो लिस टॉरस हुई इन्होंने अक्टूबर के महीने में लगभग 44 डेज सरकार चलाने के बाद अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। तो फिर इनके बाद जो ऋषि सुनक हैं ये अब प्रेजेंट में क्या है, प्राइम मिनिस्टर है यूनाइटेड किंगडम के। साथ ही साथ ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर है यूके के मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, जो कि 42 इयर्स की उम्र में क्या बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनसे पहले विलियम पिट जो थे ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, जो कि केवल 24 साल की उम्र में 1801 में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे। अगर ऋषि सुनक की हम बात करते हैं तो यूके के अंदर ही बॉर्न हुए हैं, साउथहैम्पटन एरिया के अंदर, और इनकी जो फैमिली है वो बेसिकली एक इंडियन फैमिली थी। इसके बाद आगे जाके ये मेंबर बने पार्लियामेंट के 2115 में और फिर फाइनली इलेक्ट हुए रिचमॉन्ड यॉर्कशायर से। ठीक है, तो ऋषि सुनक के बारे में याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर है यूनाइटेड किंगडम के। इसके बाद एक और पर्सन जो आप याद रखेगा ये है लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा। ये प्रेजेंट में प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के। ठीक है, इन्होंने जब इनक्यूबमेंट प्रेसिडेंट जो प्रीवियस प्रेसिडेंट थे जैर बोल्सोनारो इनके ऊपर चलाया गया, तो इसके बाद इनको यहाँ का प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया गया है। जब इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पे इन्होंने 50.83% वोट्स को जीता, जबकि जो उनके अपोनेंट थे बोल्सोनारो उनको केवल 49.17% वोट्स मिले। He was served as the president of Brazil for the 2 terms from 2003 to 2006 and 2007 to 2011, यानी कि जो प्रेजेंट में लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले भी क्या है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व कर चुके हैं। और इंडिया के जो रिलेशन हैं इनके रूलिंग पीरियड में ब्राज़ील के साथ काफ़ी अच्छे रहते हैं। इनके बाद जो अगला अपॉइंटमेंट, आई थिंक अपॉइंटमेंट बस इतने ही हमें यहाँ पे पढ़ने थे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ ऐसे प्लेसेस और पर्सन के बारे में बात करेंगे जो कि न्यूज़ में रहे। तो यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च करी है जिसको युवा 2.0 कहते हैं। ये बेसिकली प्राइम मिनिस्टर्स की एक स्कीम है जहाँ पे मेंटोरिंग करी जा रही है यंग ऑथर्स की, यानी कि इंडिया में ऐसे जो यंग बच्चे हैं जो कि ऑथर बनना चाहते हैं, तो इस स्कीम के थ्रू क्या किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है
और आप याद रखिएगा कि युवा 2.0 है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी जाती है यंग बडिंग ऑथर्स को जिनकी एज 30 ईयर से कम की है, ताकि उनको प्रमोट किया जा सके रीडिंग, राइटिंग और बुक कल्चर के लिए कंट्री में। ठीक है, जो लॉन्च हुआ युवा 2.0 का, जिसकी फुल फॉर्म है वाई से यंग, यू से अपकमिंग और वर्सेटाइल ऑथर्स करके, इज अ ट्यून विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजन टू एनकरेज द यूथ टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द इंडियन डेमोक्रेसी। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर का विजन था ताकि हमारा जो यूथ है वो हमारी डेमोक्रेसी को अच्छे से अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड करे, इसके लिए एक युवा 2.0 करके स्कीम चलाई गई है जहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लिटरेचर है उसको पढ़ें और लिखें। ठीक है, तो इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। इसके बाद अभी एक इंडिया के अंदर विलेज है जिसका नाम है मोढेरा विलेज, जो कि गुजरात में पड़ती है। ये इंडिया की पहली ऐसी विलेज बन चुकी है जो कि 24/7 सोलर पावर चलती है। यानी कि इस विलेज के अंदर जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है ये 24/7 केवल सोलर एनर्जी से ही इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। जो मोढेरा विलेज है बेसिकली फेमस है अपने सन टेम्पल के लिए, डेट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द चालुक्याज। यानी कि चालुक्याज ने अपने टाइम पे जो सन टेम्पल बनवाया था, जिसमें बाकी के जो बाद के क्या कहते हैं जिन्होंने इन्वेजन्स किया उन्होंने उस सन टेम्पल को तोड़ा। तो मोढेरा विलेज सन टेम्पल के लिए भी फेमस थी। द विलेज हैज़ अ ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट and over 13,000 rooftop solar system with 1 kilowatt capacity have been installed on the houses to generate the electricity। यानी कि इस पूरे गांव में ज़मीन पे तो सोलर पैनल लगे ही हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ जो घरों की छत है वहाँ पे भी सोलर पैनल लगाए गए हैं। यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलके 80 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो मेनली आप मोढेरा विलेज याद रखिएगा कि जो मोढेरा विलेज है इंडिया की पहली ऐसी विलेज बन चुकी है जो कि 24/7 सोलर पावर से रन करी जा रही है। इसके बाद जो अगले चीज़ आप याद रखना वो है कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने फिर से कैपिटल का जो नाम है कजाकिस्तान उसका नाम बदल के दोबारा अस्ताना रख दिया गया है। और प्रेजेंट में जो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है कासिम जुमाट टोकायेव। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। ये बेसिकली प्रेजेंट में कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। और याद ये रखना है कि कजाकिस्तान की जो कैपिटल है उसका दोबारा से नाम अस्ताना रख दिया गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो वहाँ पे कई बार कैपिटल्स आपसे पूछी गई हैं कंट्रीज की। ठीक है, अब क्योंकि ये वाली कैपिटल न्यूज़ में बनी हुई है तो हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कजाकिस्तान की जो कैपिटल है वो अस्ताना है ना। और हो सकता है कि प्रेसिडेंट भी पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे इनका नाम है कासिम जुमाट टोकायेव। अब ये यहाँ पे लिख ही रहा है जैसे कि कजाकिस्तान प्रेसिडेंट है साइन अ लॉ लिमिटिंग द प्रेसिडेंशियल टर्म्स एंड रीवर्टिंग द ओल्ड नेम ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज कैपिटल। द बिल ऑल्सो रीइंस्टेटेड द कैपिटल नेम टू अस्ताना। यानी कि इस बिल के थ्रू दोबारा से वहाँ की जो कैपिटल है उसका नाम अस्ताना रख दिया गया है। अब बात करते हैं ऑनर्स एंड अवार्ड्स की। ठीक है, ऑनर्स एंड अवार्ड्स में अक्टूबर के महीने में जो सबसे पहला बात निकल के आई वो इंदौर सिटी के बारे में थी। इंदौर सिटी जो है एक बार फिर से इसको इंडियाज़ की क्लीनेस्ट सिटी घोषित कर दिया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे सूरत आया और तीसरे नंबर पे जो नवी मुंबई है इसमें रैंकिंग इसको हासिल हुई है। यानी कि प्रेजेंट में इंडिया की जो क्लीनेस्ट सिटी है स्वच्छ भारत रैंकिंग के अंदर उसको इंदौर सिटी को दिया गया है। जो प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट में इंडिया की द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इन्होंने प्रेजेंट किए थे स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2022 जिसमें मध्य प्रदेश हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र इन द कैटेगरी ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2022। त्रिपुरा टॉप among the states having fewer than 100 urban local bodies। महाराष्ट्र दियोलाली was adjust cleanest containment board। ठीक है, तो मेनली आप इंदौर सिटी के बारे में याद रखिएगा कि जो इंदौर सिटी है ये इंडिया की क्लीनेस्ट सिटीज में से एक है। इसके बाद काफ़ी सारे नोबेल प्राइज भी अक्टूबर के महीने में दिए गए। ठीक है, तो इनको भी हम याद रखेंगे जिसमें सबसे पहले एक स्वीडिश जेनेटिस्ट हुए जिनका नाम है सेवेंटे पावो जो कि 67 ईयर्स के हैं। इनको 2022 का नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन के लिए।
क्योंकि इन्होंने यहाँ पे डिस्कवरी करी है ह्यूमन एवोल्यूशन की। ठीक है, तो जब आपसे पूछेगा कि 2022 का नोबेल प्राइज इन मेडिसिन किसको दिया गया है, तो यहाँ पे आप स्वंटे पावो को मार्क करेंगे। अब इनके बारे में कुछ चीज़ और हम जानते हैं। दिस डिस्कवरी प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द मॉडर्न डे ह्यूमंस इवॉल्व फ्रॉम द एक्सटिंक्ट एंसेस्टर्स, यानी कि जो थ्योरी पे इन्होंने काम किया है उसमें ये बताया गया है कि प्रेजेंट के जो ह्यूमन बींग्स हमको दिख रहे हैं बेसिकली किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ इनका अपने एंसेस्टर से। ही परफॉर्म्ड हिज प्राइज विनिंग स्टडीज इन जर्मनी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द मिनाच and at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig. Pavlo is son of the son Buzz Strom, who won the Nobel Prize in Medicine in 1982. यानी कि इनके जो फादर हैं उनको भी बेसिकली नोबेल प्राइज मिल चुका है मेडिसिन में, और अब इनके जो बेटे हैं सेवेंटे पावो, इनको भी नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन के अंदर। इसके बाद यहाँ पे नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, यानी कि 2022 का जो नोबेल प्राइज गया है केमिस्ट्री के अंदर, ये बेसिकली कैरोलिन बैटोजी जो कि अमेरिका से हैं, मॉर्टन मेल्डल जो कि डैनिश हैं, और बैरी शार्पलेस जो कि अमेरिका से इनको दिया गया है क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी करी है क्लिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये 3 नेम है यहाँ पे जो कि नोबेल प्राइज इनको एक साथ दिया गया है। अब यहाँ पे इनको जो नोबेल प्राइज मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने वर्क किया है स्नाइपिंग द मॉलिक्यूल्स टुगेदर विच इज नोन एज द क्लिक केमिस्ट्री। क्लिक केमिस्ट्री, इट इज अबाउट लिंकिंग टुगेदर मॉलिक्यूल्स लाइक दोज इन द लिविंग सेल्स। अब इसका यूज क्या है, टू एक्सप्लोर द सेल्स एंड ट्रैक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कैन बी अप्लाइड इन कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग्स। ओके, तो बेसिकली जो क्लिक केमिस्ट्री है, क्लिक केमिस्ट्री के अंदर ये बताया गया है किस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको स्नैप हम कर सकते हैं मेनली लिविंग सेल्स के अंदर, ताकि आगे जाके जैसे कैंसर की जो ड्रग्स हमें तैयार करनी है यानी कि दवाइयाँ जो तैयार करनी है उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। तो इस वजह से इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया है 2022 का। इसके अलावा जो बैरी शार्पलेस है, इनको पहले भी 2001 में एक बार केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिल चुका है, यानी कि इनका ये सेकेंड नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नोबेल प्राइज इन लिटरेचर की, यानी कि 2022 का जो नोबेल प्राइज गया लिटरेचर के अंदर, ये बेसिकली एनी एरेनॉक्स को मिला है जो कि एक फ्रेंच राइटर है। इन्होंने जो अपनी बुक लिखी है ये बेसिकली फॉर द करेज एंड द क्लिनिकल एक्यूटी विद विच शी अनकवर्स द रूट्स entrenchment and collective restraints of the personal memory. She is known for the works that blur the line between the memory and the fiction. She became the 17th female writer to have won the prize. Her notable books are Cleaned Out, The Years and The Simple Passion. यानी कि जो बुक्स लिखती है वहाँ पे आपको ये रियलाइज नहीं होगा कि फिक्शन लिख रही है या सच्ची में कोई रियलिटी है, इस तरीके से अच्छे से ये बुक्स लिखती हैं। इस वजह से एनी एरेनॉक्स को नोबेल प्राइज 2022 का लिटरेचर के अंदर दिया गया है। इनके बाद नोबेल प्राइज फॉर पीस भी काफ़ी सारे यहाँ पे दिए गए। ठीक है, तो उसमें से एक संस्था है मेमोरियल एंड सेंटर फॉर सिविल लाइबिलिटीज़ करके, इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। ये बेसिकली बेलारूस के अंदर एक ह्यूमन राइट्स की संस्था है जिसको एडवोकेट करते हैं एलिस बिटालिस्टिकी। रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, Memorial and Ukrainian Human Rights Organization Center for Civil Liberties have been jointly awarded the 2022 Nobel Peace Prize। यानी कि रशिया और यूक्रेन में जैसे वॉर आपको चल रहा है पता है ना, तो यहाँ पे जो रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम मेमोरियल है और यूक्रेन की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सेंटर फॉर सिविल लाइबिलिटीज, इनको जॉइंटली नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। This award was announced by the Norwegian Nobel Committee for the promoting the right to criticize the power and protecting the fundamental rights of the citizen। यानी कि उस वॉर के दौरान जो दिक्कतें वहाँ पे हो रही थी इससे रिलेटेड इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन से आवाज़ उठाई, तो उस वजह से जो 2022 का नोबेल पीस प्राइज है इन दोनों ही संस्था को यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद जो नोबेल प्राइज है 2022 का इकोनॉमिक्स के अंदर, इसको बैन एस बेरनाके करके जो कि यूएसए के हैं, डोगस डब्ल्यू डायमंड यूएसए और फिलिप एच डिविक यूएसए, इनको दिया गया है क्योंकि इन्होंने रिसर्च करी है किस तरीके से बैंक्स और फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं।
Their research has significantly improved the understanding of the role of the banks in the economy, particularly during the financial crisis। यानी कि जब कभी भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो उसमें बैंक किस तरीके से रोल प्ले करती है, इस पे इन्होंने एक रिसर्च करी है। Diamond had demonstrated that how banks perform another socially important function, while Bannack has analyzed the Great Depressions of the 1930। ठीक है, यानी कि बैरनेक ने जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930 पे उस पर रिसर्च करी, और जो आपके डायमंड करके पर्सन थे यहाँ पर इन्होंने रिसर्च करी किस तरीके से सोशली इंपॉर्टेंट हैं बैंक्स सोसाइटी के अंदर। तो यहाँ पे 3 पर्सन है जिनको जॉइंटली ये नोबेल प्राइज दिया गया है इकोनॉमिक्स के अंदर। इसके बाद यहाँ पे एक श्रीलंकन ऑथर हुए हैं जिनका नाम है शिहान करुण तिलाका। ठीक है, करुणा तिलका। इनको प्रेस्टिजियस मैन बुकर प्राइज दिया गया है फिक्शन के लिए, जिसका टाइटल था द 7 मून्स ऑफ द माली एल्मीडा। ठीक है, यानी इनको मैन बुकर प्राइज मिला है जो कि प्रेस्टिजियस प्राइज है लिटरेचर के अंदर। ये इनको दिया गया है इनकी बुक द 7 मून्स ऑफ माली एल्मीडा के लिए, और इनका नाम है शिहान करुणा तलिका। ठीक है, द बुक इज अबाउट अ वॉर फोटोग्राफर मर्डर इन द कंट्री सिविल वॉर। यानी कि श्रीलंका के अंदर कह सकते हैं जो सिविल यहाँ पे वॉर हुआ माली के अंदर, तो यहाँ पे जो फोटोग्राफर था किस तरीके से उसका मर्डर होता है। ही रिसीव्ड अ ट्रॉफी फ्रॉम द क्वीन कॉन्सोर्ट कमेला एट अ सेरेमनी इन लंदन। ही इज द सेकंड श्रीलंकन टू विन द अवार्ड आफ्टर मिशेल on the TJ victories in 1992 for the English patent. He has also received 50,000 pound, ठीक है, जो कि लगभग $56,700 के बराबर है। तो मेरे लिए आप नाम याद रखिएगा कि एक श्रीलंकन ऑथर है जिनका नाम शिहान करुणा तिलका है, जिन्होंने मैन बुकर प्राइज फिक्शन के लिए जीता है अपनी बुक द 7 मून्स ऑफ द माली एल्मीडा के लिए। इनके बाद एक यहाँ पे प्रोफेसर हुई जिनका नाम है प्रोफेसर बारबरा मैटकैफ। इनको सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है 2022 का बाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, हो सकता है बाई चांस ये भी आपसे पूछ लिया जाए, तो इस वजह से हमने इसको अक्टूबर के महीने में शामिल किया है। अगर अब हम बात करते हैं कि रिसेंटली हमने कौन सी बर्थ एनिवर्सरी सर सैयद अहमद खान की बनाई, तो बेसिकली 205th बर्थ एनिवर्सरी थी AMU के फाउंडर सर सैयद अहमद खान की, जिसको कॉमेमोरेट करने के लिए यहाँ पे प्रोफेसर बारबरा मैटकैल्फ को ये सर सैयद एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया था। शी हैज़ रिटन एक्सटेंसिवली ऑन द हिस्ट्री ऑफ द मुस्लिम्स पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, है ना, यानी कि इन्होंने मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है उस पर काफ़ी सारा कुछ लिखा है इंडिया पाकिस्तान के अंदर। अब सर सैयद अहमद खान की बात करते हैं, जैसे हमें पता ही है कि सर सैयद अहमद खान जो हैं ये फाउंडर रहे जिन्होंने इनिशियली मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी कि MA कॉलेज की स्थापना करी 1875 में, जो कि आगे जाके 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पे जाना गया। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स में जो पहले पर्सन हमें याद रखेंगे वो है सर्जियो पेरेज करके, जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। इन्होंने 2022 की जो सिंगापुर F1 ग्रैंड प्रिक्स है इसको जीता है। इनके बाद इंडियंस वोमेन टीम जो थी अक्टूबर के महीनों में इन्होंने वोमेन्स का जो एशिया कप होता है उसको जीत लिया था श्रीलंका को हरा के। ठीक है, इतना ही काफ़ी है, इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखिएगा कि जो वोमेन एशिया कप हुआ 2022 का उसको इंडियंस वोमेन टीम ने जीता है श्रीलंका को हरा के। इसके बाद यहाँ पे एक पर्सन है जिनका नाम है मैक्स वेस्टरपन करके। इन्होंने 2022 की जो यूनाइटेड स्टेट F1 ग्रैंड प्रिक्स है इसको विन किया है। तो इन टोटल अक्टूबर के महीने में ये कुछ फेमस पर्सन्स रहे और प्लेसेस रहे जो कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। मोस्ट प्रॉबली इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कुछ और भी पढ़ना तो अपनी तरफ से पढ़ सकते हैं। मुझे जो लगता है कि मोस्ट प्रॉबली इसी तरह का कुछ आपसे 2022 के पार्ट में से अक्टूबर में से पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अपने डाउट्स या फिर अपने जो व्यूज़ हैं आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। उन सभी को आंसर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।